ओके, क्लास 10th गुड मॉर्निंग। क्लास 10th नेशनलिज्म इंडिया चैप्टर सेकंड है हिस्ट्री में। तो नेक्स्ट टॉपिक इज सॉल्ट मार्च एंड सीडीएम। सीडीएम का मतलब होता है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट और साल्ट मार्च साथ में। हुआ क्या था, जब सारे मूवमेंट्स को बार बार ब्रेक करना पड़ रहा था, नॉन कोऑपरेशन से लेकर और भी जितने भी चौरी चौरा जो है इवेंट हुआ। चौरी चौरा के बाद 1926 1930 के बीच क्रॉप फेलियर की और क्रॉप के जो प्राइस थे बहुत नीचे आए, तो बहुत कंडीशंस थी। अब हुआ क्या, 31 जनवरी 1930 डेट है इसकी, 31 जन 1930। इस तारीख में क्या हुआ था, एक जो है लेटर लिखा था महात्मा गांधी ने, लेटर टू वायसराय इरविन। महात्मा गांधी ने 31 जनवरी 1930 को एक लेटर वायसराय इरविन को भेजा और उसमें सबसे ज्यादा उन्होंने जो है क्या कहा था, 11 डिमांड रखी। ध्यान से सुन लिया जाए तो पूछ लेगा कितनी डिमांड महात्मा गांधी ने भेजी थी, तो 11 डिमांड बाय द महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन को ये लेटर दे दिया गया। और इसमें 11 मांगों में सबसे मोस्ट प्रोबेबली जो डिमांड थी वो थी एबोलिश सॉल्ट टैक्स। ध्यान से सुनिए, देखिए कि एबोलिश सॉल्ट टैक्स का मतलब होता है नमक पर लगे सारे के सारे टैक्स हटा दिए जाएं। दिस इज अ मोस्ट प्रोबेबली डिमांड ऑफ द महात्मा गांधी जो लेटर में लिखा हुआ था। मेरी बात समझिए ना, कि 11 मांगों में से 11 डिमांड में से सबसे बड़ी डिमांड थी। और भी जो डिमांड थी, हमारे कैदियों को छोड़ दिया जाए, हम पर हो रहे अत्याचार बंद कर दिए जाए। मेनी ऑफ द डिमांड्स, मेनी ऑफ द आर्गुमेंट्स उसमें थे कि जो हो रहा है इंडिया में वो बंद हो जाना चाहिए, है ना। आप लोग यहाँ से चले जाओ, इससे कुछ इरविन महात्मा गांधी वाज इन अल्टीमेट टू बी ब्रिटिश गवर्नमेंट। और इसके बाद तो उन्होंने ये भी लिख दिया कि अगर हमारी ये डिमांड 11 मार्च तक पूरी नहीं हुई, 11 मार्च तक अगर ये पूरी नहीं हुई, नॉट कंप्लीट। ध्यान से सुन लीजिए, ये क्वेश्चन तो आते ही हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अगर जो मांगे हम दे रहे हैं, जो मांग हमने लेटर में लिखी है, 11 जो हमारी डिमांड है और वो 11 मार्च तक पूरी नहीं हुई, तो हम सीडीएम करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। भारत में हम सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट करने के लिए मजबूर हो जाएंगे मिस्टर इरविन, आपको ध्यान। और हम वार्निंग भी आपको दे रहे हैं कि आप जो है हमारी मांगे पूरी कर लीजिए और एबोलिश कर दीजिए सॉल्ट पर लगा टैक्स, हटा दीजिए। लेकिन इरविन तो इरविन ठहरे, है ना। हुआ क्या, Irwin was unwilling to negotiate. Irwin was unwilling to negotiate. और मिस्टर इरविन जो है, अनविलिंग का मतलब होता है उन्होंने बातचीत करने की मंशा जाहिर नहीं करी। अनविलिंग टू नेगोशिएट विद महात्मा गांधी। देखिए अनविलिंग, ये है अनविलिंग। अनविलिंग टू नेगोशिएट, नेगोशिएट का मतलब होता है बातचीत करना, ठीक है। जब बातचीत करने से मना कर दिया या बातचीत करने की इच्छा जाहिर नहीं करी, तो मजबूर हो गए लोग, मजबूर हो गए भारतीय। और देखिए सिविल डिसोबीडियंस की तरफ चल पड़े। और इसके साथ इन्होंने क्या किया था, और इसी के बीच गफ्फार खान एंड महात्मा गांधी वर बोथ इन जेल। कांग्रेस हैड बीन डिक्लेयर्ड इलीगल एंड सीरीज मिशन हैज बीन इम्पोज्ड प्रिवेंट मीटिंग। उसी वक्त क्या था कि गफ्फार खान, मिस्टर अब्दुल गफ्फार खान एंड जवाहरलाल नेहरू जेल चले गए। देखिए मामला तूल पकड़ रहा था, ब्रिटिशर किसी की सुन नहीं रहे थे, तो मामला तूल पकड़ेगा। दुनिया में कोई भी सरकार अगर जनता की नहीं सुनती है तो रेवोल्यूशन होता है। यू नो दैट अबाउट वेरी वेल इन फ्रांस एंड रशिया एंड बहुत ऐसे देश, जर्मन ऑल्सो। जर्मन में एडोल्फ हिटलर को भी मरना पड़ा था, लुई 16 को भी निपटा दिया था जनता ने। जनता से बड़ा कुछ नहीं होता, ध्यान रखा जाए। पूरे संसार में अगर पॉपुलेशन, अगर हमारी जनरेशन चाहे और ये यहाँ के लोग चाहे तो सब कुछ बदल सकते हैं। बाय द इलेक्शन, बाय द रेवोल्यूशन, दोनों में सन है, ठीक है। इलेक्शन हो और चाहे रेवोल्यूशन हो, सन है, ये सूरज है, ये चमकेगा और ये चमकेगा सब धुंधले पड़ जाएंगे, ठीक है ना। जनता की आवाज कोई दबा नहीं सकता, कुछ दिन तक दबा सकते हैं, जस्ट लाइक एनी ऑफ द गवर्नमेंट इन द वर्ल्ड, चाहे वो एनक्रूमा और चाहे वो और भी कोई बड़े बड़े देश क्यों ना हो, समझे। तो कोई नहीं दबा सकता। ओवरऑल हुआ क्या कि अब अब्दुल गफ्फार खान, जवाहरलाल नेहरू जेल भेज दिए गए, कांग्रेस को इलीगल ठहरा दिया गया। देखिए अंग्रेजों की बढ़ती ज्यादती, इलीगल ठहरा दिया किसको, नेशनल कांग्रेस को। उस वक्त जो हमारी जो राष्ट्रीय महासभा थी, जो अंग्रेजों के विरोध में नेशनल मूवमेंट चला रही थी, उसे इलीगल ठहरा दिया गया। अब्दुल गफ्फार खान और पंडित जवाहरलाल नेहरू को जेल भेज दिया गया। इसके साथ
had been imposed the prevent meeting, demonstration and boycott, डिमोन्स्ट्रेशन एंड मीटिंग पे रोक लगा दी गई। बहुत बड़ा इम्प्लीमेंटेशन क्या है कि बॉयकॉट पे रोक, बॉयकॉट जैसे हम लोग कर रहे थे, ध्यान रखना, बॉयकॉट, मीटिंग, असेंबली, है ना, कोई भी महासभा, कोई भी मंत्रणा, कोई भी मीटिंग, कोई भी बॉयकॉट नहीं करेगा, इस पर रोक हो गई। बॉयकॉट का मतलब हमने नॉन कोऑपरेशन के थ्रू ब्रिटिश के गुड्स को, ब्रिटिश के सामान के, उनके सर्विसेज को हमने डिनाई किया था कि हमें तुम्हारे नहीं करना है, हमें तुम्हारे कपड़े नहीं खरीदना है, तो नौकरी भी नहीं करना है। तो पता है बॉयकॉट पर रोक लगा दी, इलीगल कर दिया। अब मतलब बढ़ती, मतलब हमारा विरोध भी नहीं कर सकते, जो हम विरोध करेगा उसको भी हम जेल भेज देंगे, ऐसे नियम आ गए। ठीक है, तो गांधी रिलॉन्च द सिविल डिसोबीडियंस, और इसके बाद क्या हुआ कि सिविल डिसोबीडियंस की शुरुआत हो गई। महात्मा गांधी ने क्या किया कि 78 ट्रस्टेड वॉलंटियर के साथ, हमने बताया था 78 टीबी के साथ महात्मा गांधी ने ये यात्रा शुरू करी, और ये यात्रा शुरू हुई थी आपकी साबरमती से दांडी। डिस्टेंस थी आपकी 240 माइल। ठीक है, 240 माइल्स की यात्रा थी। है कहां? और ये यात्रा जो है उन्होंने कितने दिन में? 24 दिन में कंप्लीट कर ली थी। ये थी आपकी 24 दिन की यात्रा जो कंप्लीट करी उन्होंने, और ये इसी को कहते हैं सॉल्ट मार्च एंड सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, है ना। और ट्रस्टेड वॉलंटियर का मतलब होता है विश्वसनीय लोग। 78 विश्वसनीय लोग 240 माइल की डिस्टेंस कवर करके और 24 दिन में पहुंच जाते हैं, यानी कि आपका 24 डेज 10 माइल्स की यात्रा रोज चल रहे थे, और 24 दिन में इन्होंने कंप्लीट कर ली। गांव-गांव में जाकर जहां पर शाम हो जाती थी वहीं पर डेरे डाल दिए जाते थे। एट द टाइम ऑफ ऊद किसान सभा, ऊद किसान सभा में भी वही हो रहा था कि लोग पदयात्रा कर रहे थे। शाम को जिस गांव में शाम हो गई वहीं पे मीटिंग कर ली, शाम को गांव वालों को बुला लिया, मीटिंग करी विद द वीमेंस आल्सो। और मीटिंग के बाद लोगों से कहा कि भाई देखिए ये है यहाँ की कंडीशन, अगर हम उनका विरोध करते हैं तो वो हमें जेल भेज देते हैं, ठीक है, मुंह बंद कर देते हैं हमारा, अगर हम कुछ मांगते हैं तो, और ज्यादा मांगते हैं तो जेल भेज देते हैं, और कुछ कहते हैं तो गोलियां चलाते हैं हम पर। ऐसे हैं ब्रिटिशर। लोगों में गुस्सा बढ़ रहा था। इसके बाद ये मूवमेंट जो है फिर से एक बार शांत हुआ, और इसके बाद रिलॉन्च भी हो गया आपका 1931 में। ये मूवमेंट जो है 1931 ये मूवमेंट फिर से एंड हो गया, ये कह लो। 1932 में ये जो है रिलॉन्च हुआ, और 1934 में इसमें जो है फिर से एक बार ये आखिरी हो गई इसकी, मतलब 1930-1934 के बीच सीडीएम की हमने बात करी। 1930 मूवमेंट की शुरुआत हुई और 1931 में मूवमेंट खत्म हो गया। 1932 में उसको रिलॉन्च किया गया। इसके बाद 1934 में लिखा हुआ है Gandhi relaunched the civil disobedience movement for over a year. The movement continued, but by 1934 it lost its momentum. कहने का मतलब है कि 1934 तक सीडीएम धाराशाही हो रहा था, क्योंकि लोग सपोर्ट नहीं कर रहे थे। एक्चुअली है कि था क्या कि फॉरेन बाइकआउट करना छोटी बात नहीं थी। फॉरेन बाइकआउट का मतलब होता है उनके गुड्स, उनके लिक्विड शॉप, उनके जॉब्स, रेलवे, पुलिस स्टेशन, स्कूल्स सारे उनके थे, इसीलिए हम उनका विरोध नहीं कर पा रहे थे क्योंकि सब कुछ एक्सपेंसिव था। इन दिस टाइम ऑल्सो कंडीशंस आप देख रहे हैं, लेकिन हम लोग 1934 तक आ गए। अब हाउ पार्टिसिपेंट्स ऑफ द मूवमेंट, दूसरा क्वेश्चन है हाउ पार्टिसिपेंट्स ऑफ द मूवमेंट। देखिए हाउ पार्टिसिपेंट ऑफ द मूवमेंट, मूवमेंट को कैसे कैसे देखा गया। हाउ पार्टिसिपेंट्स ऑफ द मूवमेंट का मतलब होता है मूवमेंट को किस तरीके से देखा गया। तो मैंने को कहा सबसे पहले चलते हैं कहां की तरफ, उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश के जाट एक्टिवली पार्टिसिपेट इन द मूवमेंट। गुजरात के पट्टीदार ऑफ गुजरात एंड उत्तर प्रदेश जाट एक्टिवली पार्टिसिपेट इन द मूवमेंट। इस आंदोलन में बहुत बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इसके साथ refusal the government to reduce the revenue demand led by sweat resentment, और इनकी डिमांड थी कुछ ऐसी मांगों को लेकर कि हमारी जो है जो रेवेन्यू है वो हटा दी जाए, जो टैक्स का बोझ बढ़ रहा है वो हटा दिया जाए। दूसरी चीज
फॉर देम फाइट फॉर स्वराज स्ट्रगल अगेंस्ट हाई रेवेन्यू। और यहाँ पर दो मुद्दे थे मेन। कौन कौन से मुद्दे थे? एक तो था कि स्ट्रगल फॉर स्वराज, स्ट्रगल फॉर स्वराज, एंड ऑल्सो एक और था कि हाई रेवेन्यू के अगेंस्ट। दो मुद्दे हो गए थे। अगर एग्जाम में पूछ लेता है कि नेशनल मूवमेंट और सीडीएम के बाद जो मूवमेंट अलग अलग देशों में, अलग अलग प्रदेशों में देखा गया, उत्तर प्रदेश के जाटों ने, गुजरात के पट्टीदार मतलब रिच पीजेंट ने एक्टिवली पार्टिसिपेट किया था। तो ये बताइए कि कितने मुद्दे थे, आखिर कितने उद्देश्य को लेकर चले थे? तो देयर आर टू एम ऑफ दैट टाइम, कहना चाहिए दो मुद्दे थे। पहला मुद्दा था स्ट्रगल फॉर फुल इंडिपेंडेंस, स्ट्रगल फॉर द स्वराज, एंड ऑल्सो स्ट्रगल फॉर द हाई रेवेन्यू। एट दैट टाइम हाई रेवेन्यू भी वो लोग जो है ले रहे थे। हाई रेवेन्यू भी बहुत बड़ा मुद्दा था, क्योंकि हमारे जो फार्मर्स में, जो पीजेंट में पैदावार बहुत कम थी, और वो उनका कुछ पार्ट ले लेते कि ये टैक्स है आपका, आपको देना ही पड़ेगा। तो दिस इज नॉट गुड, नॉट वेलफेयर फॉर द पीपल। तो ऐसे ऐसे लोगों में गुस्सा बढ़ता जा रहा था। अब हम बात कर रहे हैं इसके बाद, स्मॉल एंड पुअर फार्मर वर नॉट जस्ट इंटरेस्ट लॉवरिंग ऑफ द रेवेन्यू डिमांड। स्मॉल एंड पुअर फार्मर, एक क्वेश्चन आएगा कि सिविल डिसोबीडियंस इज रनिंग ऑन इन इंडिया, बट स्मॉल एंड, कहना चाहिए कि पुअर एंड स्मॉल ट्रेडर्स, स्मॉल पीजेंट फार्मर्स आर नॉट एक्टिवली पार्टिसिपेट इन दिस मूवमेंट। व्हाई? मतलब मूवमेंट चल रहा था बहुत बड़े स्तर पे, लेकिन गरीब और गरीब किसान इसमें पार्टिसिपेट क्यों नहीं कर रहे थे? कारण था क्योंकि कांग्रेस में लोग थे जो लैंडलॉर्ड थे, जो पीजेंट थे, जो पट्टीदार थे, वो टैक्स वसूल कर रहे थे, ठीक है, गरीबों से, पुअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी के किसानों से, पीजेंट से। इसीलिए उन्होंने कहा कि नहीं, हमें नहीं करना, तुम ही लड़ो, हमसे तुम खुद टैक्स ले रहे हो। मैनी टाइम्स पुअर सेक्शन ने महात्मा गांधी से ये बात बोली कि प्लीज हाई टैक्स का आप एबोलिश करा दीजिए, हाई टैक्स को इनसे बंद करा दीजिए। लेकिन अब कहीं ना कहीं महात्मा गांधी ने भी कुछ जो भी किया है अवॉइड किया, या ये कह लीजिए कि उन्हें डर था कि कहीं हमारा जो ये तबका है, जो लैंडलॉर्ड तबका है, वो कहीं दूर ना हो जाए कांग्रेस से। तो ये बात जो चलती रही, ओवरऑल जो परिणाम, जो आउटकम्स वर द डिस्टेंस बिटवीन पुअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी एंड रिच पीजेंट बिकम वाइडर। अमीर और गरीब के बीच में खाई बन चुकी थी, दूरी बन चुकी थी। उसी समय का मतलब नेशनल मूवमेंट के समय ही जो खाई बन चुकी थी, समझ रहे हो? क्योंकि उन्होंने टैक्स को नहीं खत्म किया। उन्होंने कहा कि ठीक है, टैक्स लेते रहो आप, हमें नहीं करने तुम्हारे में पार्टिसिपेट। इसके बाद हम बात कर रहे हैं कॉमर्शियल। हाँ, इसके बाद जो आपका इंडियन इंडस्ट्रियल एंड कॉमर्स कांग्रेस की स्थापना 1920 में हुई, और इसके बाद एक सबसे बड़ा क्वेश्चन हो जाएगा 1927, इसको आप देख लीजिए, FICCI, दिस इज फिक्की। फिक्की बना था, फेडरेशन ऑफ इंडियन काउंसिल चैम्बर ऑफ इंडस्ट्री, है ना। इसकी शुरुआत हुई थी आपकी, क्योंकि इसमें सारे के सारे प्रोमिनेंट इंडस्ट्रियलिस्ट शामिल थे, ठीक है। इसमें हुआ क्या था कि सुन लीजिए, फेडरेशन ऑफ इंडियन काउंसिल चैम्बर ऑफ इंडस्ट्री, फेडरेशन ऑफ इंडियन काउंसिल चैम्बर ऑफ इंडस्ट्री, यह इंडस्ट्री बनी थी। इसमें प्रोमिनेंट इंडस्ट्रियलिस्ट पार्टिसिपेट थे, मिस्टर ठाकुरदास एंड GD बिरला ऑल्सो पार्टिसिपेट इन दिस मूवमेंट। ये मूवमेंट नहीं था, एक ग्रुप था, भारतीय उद्योगपतियों का ग्रुप था। फिक्की ऑल्सो एक्टिवली पार्टिसिपेट इन द मूवमेंट। उन्हें भी डर था कि हमारे कहीं ना रुपया स्टर्लिंग ना हो जाए, कहीं पैसे की वैल्यू खत्म ना कर दें और हमारे रोजगार ध्वस्त ना हो जाएं, इसीलिए दे फियर फ्रॉम द ब्रिटिशर एंड एक्टिवली पार्टिसिपेट इन द नेशनल मूवमेंट इन इंडिया। सबको डर था, मुस्लिम ऑल्सो इंक्लूड, मुस्लिम जो था, कहना चाहिए कि मोहम्मद अली और शौकत अली भी बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट कर रहे थे, क्योंकि सबका देश था उस वक्त, सब भारतीय थे, कोई यहाँ पर हिंदू मुसलमान की बात नहीं कर रहा था, सारे लोग जुड़े हुए थे, क्योंकि सारे लोगों के कॉमन एनिमी थे ब्रिटिशर, ठीक है ना। तो हम लोगों ने यहां तक पढ़ लिया, फिक्की तक पढ़ लिया हम लोगों ने। इसके बाद और दांडी मार्च भी हम लोगों ने पढ़ लिया है।
एक और क्लास है इंडस्ट्रियल वर्कर, मतलब कहने का फिक्की के बाद इंडस्ट्रियल वर्कर ऑल्सो एक्टिवली पार्टिसिपेट इन द मूवमेंट। जो फैक्ट्री के वर्कर हैं, फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूर हैं, वो लोग जो है काम कर रहे थे। इसके बाद इंडस्ट्रियलिस्ट आफ्टर द फेलियर ऑफ द राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस बिजनेस ग्रुप वर लॉन्गर यूनिफॉर्मली एथनिस्टिक। कहते हैं कि जब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट बहुत दिनों तक नहीं चला तो फिक्की ने भी अपना पल्ला हाथ हटा लिया, क्योंकि फिक्की एक इंडस्ट्रियलिस्ट ग्रुप था। लोग ओवरऑल फिर से एक बार सुन लीजिए, जब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लॉन्च हुआ, फिर बीच में फिर ऑफ हुआ, फिर लॉन्च हुआ, फिर ऑफ हुआ, तो लोगों में लगा कि ये क्या है। तो कहीं ना कहीं इंडियन है, उन्हें तो जरा सी बात में बुरा लगता है ना। तो जो है क्या हुआ कि उन्होंने क्या कर दिया, उनको हटा दिया। हटा देने का मतलब बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट नहीं किया, एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं किया, और साथ साथ एक्टिवली पार्टिसिपेट का मतलब होता है बढ़ चढ़ कर हिस्सा नहीं लिया, बाद में वो हट भी गए। अब एक क्वेश्चन है, लिमिट ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। लिमिट ऑफ द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, लिमिट का मतलब होता है उसकी सीमाएं। लिमिट का मतलब वो लिमिट जो है क्या थी, अनटचेबल हु बिगिन कॉल देमसेल्व्स दलित और द ऑप्रेस्ड, महात्मा गांधी डिक्लेयर्ड स्वराज वुड नॉट कम। स्वराज महात्मा गांधी ने, अब अपन लिमिट पढ़ रहे हैं, थोड़ा जल्दी हम कर रहे हैं, लिमिट पढ़ रहे हैं। लिमिट का मतलब है कि उसमें आखिर सीडीएम में सीमाएं क्या थी। देखो, अनटचेबिलिटी एक वर्ड था, जो छुआछूत बहुत चरम पे थी उस वक्त। महात्मा गांधी ने बहुत बार कहा कि अगर आप जो है, अगर अनटचेबल को आप बनाए रखेंगे तो सैकड़ों साल लग जाएंगे, स्वराज नहीं आएगा, क्योंकि हमारे अंदर ही डाइवर्सिटी है, हम अंदर ही अलग एक नहीं है, हम अंग्रेजों के खिलाफ क्या लड़ेंगे। समझ में आ गई बात। तो हम जब पहले हमें यूनिट होना पड़ेगा, यूनाइटेड होना पड़ेगा, हमें सब एक सेट पर हमें आना पड़ेगा, है ना। और सबसे बड़ी चीज है कि हमें क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पे दूसरे चीजों में हमारा जो है कहना चाहिए कि दूसरों चीजों का ध्यान न लगाकर हमें अपने देश के लोगों को पहले एक करना पड़ेगा। तो ओवरऑल इसीलिए लोग जो है हट रहे थे। महात्मा गांधी ने भी कह दिया कि अनटचेबल को आपको हटाना पड़ेगा, है ना। और ओवरऑल महात्मा गांधी ने खुद जाके हिमसेल्फ क्लीन द टॉयलेट एंड द प्लेसेस, महात्मा गांधी ने खुद साफ किए जाके, क्योंकि आप जो है जो काम था स्वीपर का, वो काम भी उन्होंने किया और कहा कि देखिए हम ये कर रहे हैं, पूरे देश को ये सब करना चाहिए। मतलब ये सब काम किसी के बुरे नहीं है, जो जिसके काम है वो सही है, लेकिन किसी पे हम घृणा नहीं कर सकते। ठीक है, तो यहाँ तक आप कंप्लीट कर चुके हैं। ओके।